और हमारे संवाददाता अजय मिश्रा सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अजय, आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि जब G7 की शुरुआत हुई थी तो आर्थिक एजेंडा था, वो कोर विषय हुआ करता था, लेकिन समय के साथ जिस तरह से तमाम वैश्विक चिंताएं हैं वो भी अब इसके एजेंडे में शामिल हो जाती हैं। इस बार क्या प्रमुख एजेंडा है, कौन कौन सी बातों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी, किस तरह का माहौल इसके लिए देख रहे हैं और विशेष रूप से जो थीम है वो क्या कहती है? बिल्कुल सही कहा आपने रमा। जिस तरह से आर्थिक मंच के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, बाद में भू राजनीतिक संकट इस पर हावी होते चले गए। इस बार फ्रांस ने कोशिश की है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उसको फिर से केंद्र में रखा जाए, लेकिन जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो तो आएंगी ही आएंगी। अभी जो पहला सेशन है आज शिखर सम्मेलन का, वो यूक्रेन और यूरोप की क्राइसिस को लेकर के है। स्पष्ट तौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि जो अमेरिका है वो लगातार यूरोप पर ये आरोप लगाता रहा है कि यूक्रेन मामले में वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। अभी इस पर चर्चा होनी है। जो दूसरा वर्किंग सेशन होने वाला है रमा, वो मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर हो रहा है और इसमें भी कोशिश की जाएगी कि जो फूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, फर्टिलाइजर प्राइसेस को लेकर की पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, उसका क्या कुछ समाधान निकल सकता है। तो ये दोनों संकट पहले ही 2 वर्किंग सेशंस में आज ही डिस्कशन किया जाएंगे और उसके बाद आधिकारिक तौर पर जो इमैनुअल मैक्रो हैं वो आधिकारिक तौर पर G7 के देशों का और पार्टनर कंट्रीज़ का स्वागत करेंगे। अच्छी बात यह है कि बता दूं, पार्टनर कंट्रीज़ के तौर पर 4 लोगों को बुलाया गया है, भारत, ब्राज़ील, केन्या और साउथ कोरिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टनर कंट्रीज़ में सबसे पहले होंगे जिनका स्वागत प्रेसिडेंट मैक्रो करेंगे। बिल्कुल, ऐसे भारत जो के लिए भारत काफी की इंपॉर्टेंट है भूमिका है आज का कितनी दिन, क्योंकि महत्वपूर्ण होने आज वाली जो है वर्किंग अजय? सेशन रखा गया है। जी रमा। अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो जानना चाहेंगे भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है और लगातार हम देख रहे हैं कि विश्व के तमाम मंचों पर भारत की बात केवल सुनी नहीं जाती है, बल्कि समस्याओं के समाधान में एक विशेष तौर पर एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में भारत सामने आता है। तो किस तरह से भारत की भूमिका रहने वाली है? इस वक्त जो क्राइसिस पूरी दुनिया में चल रही है रमा, उसमें भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, इस लिहाज से क्योंकि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और पूरे ग्लोबल ग्रोथ में करीब 17% का योगदान दे रहा है, जो बढ़ करके 20% तक जा सकता है। तो भारत को नज़रअंदाज कर पाना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। भारत, जैसा कि आपने पहले ही कहा, कि ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज़ बन करके उभरा है। वो जानता है कि किस तरह से जो हाशिए पे पड़े देश हैं उनकी आवाज़ को कैसे उठाया जाए। लेकिन एक बात जो गौर करने लायक है इस बार की, साउथ अफ्रीका को इस बार बुलाया नहीं गया और ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रांस ने अमेरिका के प्रेशर में ऐसा किया है। पिछले G20 की बात करें तो अमेरिका G20 बीच में छोड़ करके चले गए थे। साउथ अफ्रीका को अमेरिका की प्रेसिडेंसी में भी नहीं बुलाया गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट मैक्रो, उसमें साउथ अफ्रीका को क्यों नहीं बुलाया गया है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन के उभर रहा है और इस वक्त जो वर्किंग सेशन है भारत का, उसमें फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, इस मोर्चे पर, इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विचार संपूर्ण दुनिया के सामने रखते हुए नजर आएंगे और स्पष्ट तौर पर उन लोगों के साथ भारत खड़ा हुआ नजर आएगा जो इस पूरी क्राइसिस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि भारत की जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है उसका भी जिक्र करेंगे और कैसे इन्फ्लेशन को लेकर के, जो फूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस और फर्टिलाइजर प्राइसेस को लेकर के चिंताएं हैं और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की बात की जा रही है, उस पर अपने विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रख सकते हैं और उसके बाद उनका 3 बायलैटरल जो कि तय है उसके लिए यहाँ से रवाना होंगे। बिल्कुल, जो द्विपक्षीय मुलाकातें हैं, बायलैटरल्स हैं, उन पर भी सबकी नज़र है। किस तरह से जो है आकर्षण का विषय ये भी है, क्या कुछ इसमें बातचीत हो सकती है, किस तरह से नई साझेदारी का एक जिसे कहते हैं रास्ता निकल सकता है? तो रमा, जैसा कि आपको पता है कि पहले दिन 3 बायलैटरल्स हैं। पहला बायलैटरल कनाडा के साथ होना है और जैसा कि आपको पता है कि 2023 में रिश्ते खराब हुए थे कनाडा के साथ, लेकिन बाद में 2025 और 2026 में खुद कनाडा के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए और उसके बाद अब हम भारत और कनाडा मिल करके जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर चर्चा शुरू कर चुके हैं। तो अब इसकी गति को आगे बढ़ाने के लिए आज के जो द्विपक्षीय वार्ता है उसमें इस पर बात जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो
दूसरा बायलैटरल है यूके के साथ है, और ब्रिटेन के साथ हम एफटीए कर चुके हैं, लेकिन उसको कब से इफेक्टिव बनाया जाए? क्या 2026 के लास्ट तक इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है? क्या ब्रिटेन की संसद इसको जल्दी से जल्दी मंजूरी देगी, या 2027 जनवरी में इसकी शुरुआत की जा सकती है? अभी हाल ही में यूके ने जो स्टील को लेकर के कोटा तय किया है, टैरिफ को लेकर के, कि भाई 50% से ऊपर कोई भी इंपोर्ट किया जाएगा तो उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगाया जाएगा, इससे भारतीय स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान होने वाला है। ये सारे मुद्दे शायद यूके के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। 30-30 मिनट की ये जो मीटिंग है कनाडा और यूके के साथ चलने वाली है, और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और यूएई के जो संबंध है, मित्रता के तौर पर जो केमिस्ट्री दोनों देशों के बीच है, वो बहुत ही ज़बरदस्त रूप से झलकती है। और यूएई के साथ जो पहले से कारोबारी संबंध है, हम पहले ही उनके साथ एफटीए कर चुके हैं, उसका असर जो है वो दिख रहा है आज, और उसको मजबूती देने के लिए दोनों ही मित्र एक बार फिर से मिलेंगे। और तीनों बायलैटरल से मुझे लगता है कि भारत और ये जो तीनों ही हमारे सहयोगी देश हैं, और भी ज़्यादा हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे, पीपल टू पीपल कनेक्शन में मदद मिलेगी, हमारा कारोबार बढ़ेगा, और भारत और भी सशक्त होता हुआ नजर आएगा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। बिल्कुल, इसी में थोड़ा सा और डिटेल के साथ आपसे पूछें अजय, तो जिस तरह से जो मुख्य एजेंडा सामने आ रहा है, एक तो वैश्विक संतुलन, दूसरा जो भू राजनीतिक समस्याएं हैं उनका किस तरह से एक शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण हल जो है वो निकाला जाए। ऐसे में भारत की जो भूमिका है वो इसमें कितनी बड़ी है? किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है वो इसमें पूरे में ये दिखाई देता है कि केवल विकसित देश नहीं, अब अगर वैश्विक चुनौतियों का सामना करना है तो विकासशील देशों को भी सामने रखना होगा, उनको आगे लेकर चलना होगा। तो किस तरह से भारत इसमें भी एक पुल का काम कर रहा है? अगर एक शब्द में परिभाषित किया जाए भारत की भूमिका को, तो उसको कहा जाएगा कि एक विश्वसनीय पार्टनर के तौर पर पूरी दुनिया देख रही है। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई का। फ्रेंच प्रेसिडेंसी ने चीन के पास ये न्योता भेजा कि आप आइए टेबल पर और इस पर बात कीजिए। कल ही यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने यह कहा कि ये चाइना के पास ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स है, और सबसे पहले चाइना की सोच बदलने के लिए उनको टेबल पर लाना ज़रूरी है, और उसके बाद उन ट्रस्टेड कंट्रीज़ के पास जाना होगा जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और उसके बाद उनको वहीं पर उनका शोधन करना होगा। क्योंकि लोग, जो देश जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं भी, उनको डर लगता है कि भाई अगर आप निकालेंगे क्रिटिकल मिनरल्स तो फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए चाइना ही जाएंगे, तो हमारे देश से क्रिटिकल मिनरल्स चले जाएंगे। तो इसको, हालांकि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, लेकिन पूरी दुनिया चाहती है कि विश्वसनीय पार्टनर के तौर पर क्रिटिकल मिनरल्स के जो अल्टरनेटिव हैं चाइना के, उस पर काम किया जाए, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाया गया है, उसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा ज़रूर हुई, लेकिन वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ पर प्रेसिडेंट मैक्रो का फोकस दिखता है, ग्लोबल इम्बैलेंसेस को एड्रेस करने पर फोकस दिखता है, और भारत और फ्रांस जिस एक विषय पर साझा काम करते हुए नजर आ रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2026 में आप देख रहे थे एआई इम्पैक्ट समिट में खुद प्रेसिडेंट मैक्रो नई दिल्ली में थे, वहीं पर उन्होंने G7 में आने का न्योता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और आज फिर से उन्होंने नीस में और पेरिस में भी एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर पेरिस के साथ बात होगी। तो कैसे एआई का एक रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल किया जाए, एआई को डेटा सेंटर्स के निर्माण में जो बिजली की ज़रूरत है, जो पानी के संसाधनों की ज़रूरत है, कैसे उसको टैकल किया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी का लोकतांत्रिकरण किया जाए, इन सभी मुद्दों पर भारत अपनी राय रखता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि 21वीं सदी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन अगर चाहिए तो आपको एशिया को साथ लेकर चलना होगा, जो विकासशील देश उनको साथ लेकर के चलना होगा, और भारत इस पूरे ग्लोबल साउथ की अगुवाई करता हुआ एक बार फिर से नजर आएगा G7 के इस मंच पर। बिल्कुल, आप नज़र बनाए रखिए अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।